उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जी, उसमें भी शुद्धिकरण नहीं हो पाया और अब शुद्धिकरण कर रहे हैं। समस्या तो यही है कि शुद्धिकरण हो रहा है उसका। अब ये शुद्धिकरण कर रहे हैं और शुद्धिकरण के नाम पर फिर ये बोल रहे हैं कि हमने 47 लाख 65 लाख वोट हटा दिए। अब एक बात बताइए, 65 लाख वोट काट दिए, फिर ये कह रहे हैं कि 22 लाख मर गए। 22 लाख मर गए लास्ट SSR में और इसमें डिफरेंस कितना आप बताइए। मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी इस चीज पे आ रही है कि ये CEC हैं या कोई एक्टर हैं ये एक बात बताइए आप। देखो है तो थोड़ा सा मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मजाक में है नहीं। ये पानी में जो इस बार बाढ़ आई है, वहाँ पर हर साल आती है बिहार में बाढ़। बिहार में तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग 22 लाख बाढ़ में बह गए। ये कह रहे हैं कि हम अगर उनकी CCTV फुटेज देखते हैं, कौन सी फुटेज देखते हैं, तो वहाँ पर हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी औरतें जो हैं उनकी प्राइवेसी भंग होगी। भैया मेरे ज्ञानेश कुमार जी, हमारे CEC महोदय, ये CCTV फुटेज होते क्यों हैं? ये CCTV फुटेज किसके लिए होते हैं? घरों में CCTV फुटेज क्यों लगते हैं? ये किसी की प्राइवेसी भंग करने के लिए नहीं लग रहे हैं, ये इसलिए लग रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ होती है तो उसको देखने के लिए लग रहे हैं, और ये करेक्ट टाइम है। करेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी सिंह और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है। और आज की चर्चा में मेरे साथ शामिल है जगमोहन जी। तो जगमोहन जी, जो चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आप उस वक्तव्य से उनके से संतुष्ट हैं? यहाँ पर आपने जो बातें कही हैं कि चुनाव आयोग के वक्तव्य से क्या आप संतुष्ट हैं या फिर राहुल गांधी से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि संतुष्ट इस मामले में केवल एक ही चीज से हुआ जा सकता है जी, या तो चुनाव आयोग से संतुष्ट हुआ जा सकता है या राहुल गांधी के बयानों से संतुष्ट हो सकता है जी। तो इस मामले में ओपनली मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के साथ में दिखाई दूंगा, राहुल गांधी जी के। हालांकि मैंने कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट उस तरीके से नहीं किया है, लेकिन इस मामले में मैं करूंगा, क्योंकि बात ऐसी है कि चुनाव आयोग से क्या मांग की गई थी कि एक विधानसभा है बेंगलोर में जी, महादेवपुरा करके एक विधानसभा है, जहां पर उन्होंने 1 लाख वोटों का दिया है और कुछ डेटा भी प्रस्तुत किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं तो चुनाव आयोग से क्या आस की जा सकती है? चुनाव आयोग से एक ही आस की जा सकती है कि वो उसका जवाब देते कि ये कैसे हुआ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़िया ये होता कि वो राहुल गांधी को अपने कार्यालय में बुलाते और बैठा के उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछते और निवारण करने का प्रयास करते। मुझे लगता है सारी कहानी की पटकथा यहीं पर खत्म हो जाती। हमारे देश के लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को क्षमा किया है जो बहुत दागदार लोग हैं, इनको भी क्षमा कर देते, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्योंकि परेशानी ये है कि चुनाव आयोग ने उन चीज़ों को दूर करने के बजाय एक राजनीतिक पार्टी की तरह बिहेव किया है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हाँ, लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। अगर राहुल गांधी जी से कोई समस्या थी तो उन्हें बुलाते, उनके फैक्ट चेक करते और समस्या का समाधान करते, और क्या। नैतिकता भी यही बनती है। लेकिन चुनाव आयोग तो हलफनामे के पीछे पड़ा है। देखो, चुनाव आयोग ये कहता है कि राहुल गांधी जी ने हलफनामा देना चाहिए, उनको हलफनामा दें या फिर वो माफी मांगे। नहीं तो क्या राहुल गांधी जी को हलफनामा शपथ पत्र देना चाहिए? क्यों चलो ठीक है, राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया है तो समाजवादी पार्टी ने तो हलफनामा दे रखा है ना। जी बिल्कुल। वो उनके एक नेता का क्या नाम है? भोला शंकर का पहले से हलफनामा लगा हुआ है ना। जी। उन्होंने धांधली का आरोप लगाया था, 45 दिन के अंदर लगाया था। उस हलफनामे का क्या किया चुनाव आयोग ने? अगर आप हलफनामे की बात करते हो तो फिर उसमें आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ना आपको। नहीं बिल्कुल, हलफनामा तो है वहाँ। तो किसी भी मामले में चुनाव आयोग की ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती यदि वो सच्चा लोकतंत्र का हितैषी है। भले ही मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं ना हूं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था तो नहीं बिगड़नी चाहिए भाई। सबसे बड़ी बात कि लोकमत ही लोकतंत्र की असली ताकत है।
क्या भारतीय चुनाव के इतिहास में चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाने पर चुनाव आयोग ने माफी मांगने पर जोर दिया, जैसा राहुल गांधी? इतिहास में कभी ऐसा किया है कि नहीं किया है? नहीं, इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ने किसी नेता से बोला कि आप माफी मांगे। जबकि इससे पहले कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ जी। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 2003 में तत्कालीन CEC मुख्य चुनाव आयुक्त लिंग दो पर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त कटाक्ष किया था, और ये कटाक्ष उनका जो था वो लगातार चलता रहा जी। कभी लिंगदो ने जवाब नहीं दिया, उनको अपना काम करना था। तो इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक पार्टी की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि नहीं ये लोकतंत्र है, फलाना है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपका काम केवल एक है कि अगर कोई आपके ऊपर प्रश्न उठाता है या आपके ऊपर कोई भी उंगली उठाता है तो उसको आप जवाब दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। और महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि पक्ष और विपक्ष को वो पक्ष और विपक्ष नहीं कर सकता, उसके लिए सभी सामने बोल तो रहे हैं वो कि मेरे लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों है नहीं। लेकिन वो ऐसा बर्ताव उन्होंने किया ही नहीं है, अभी तक दिखाया में तो नहीं आया ये। तो बिहार में SIR क्यों नहीं, ये भी तो एक प्रश्न है। देखो SIR के ऊपर एक पत्रकार ने उनसे कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछा था कि बिहार में SIR क्यों। हाँ, ये भी बात सही है भाई। 1 जनवरी 2025 को SSR होता है जी, ठीक। उसमें आपने शुद्धिकरण नहीं किया जी। वोटों का शुद्धिकरण तब भी तो हुआ होगा कि खाली तब शुद्धिकरण नहीं हुआ, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जी, उसमें भी शुद्धिकरण नहीं हो पाया और अब शुद्धिकरण कर रहे हैं। समस्या तो यही है कि शुद्धिकरण हो रहा है, अब ये शुद्धिकरण कर रहे हैं और शुद्धिकरण के नाम पर फिर ये बोल रहे हैं कि हमने 47 लाख 65 लाख वोट हटा दिए। अब एक बात बताइए, 65 लाख वोट काट दिए, फिर ये कह रहे हैं कि 22 लाख मर गए। 22 लाख मर गए लास्ट SSR में। और इसमें डिफरेंस कितना आप बताइए। मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी इस चीज पे आ रही है कि ये CEC हैं या कोई एक्टर हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कमाल की बात है कि वो समस्या को दूर करने के बजाय अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। सफाई पेश मत करो, देश के नागरिकों को, लोकतंत्र को सफाई नहीं चाहिए। आपके ऊपर जो उंगली उठी है आप अपना दामन साफ करिए बस। नहीं जगमोहन जी, जैसा 22 लाख इन्होंने मृत घोषित कर दिए, हाँ, तो क्या ये संभव है? 22 लाख को एक बार बताइए आप, 22 लाख लोग कोई विपदा आ गई थी या वही तो मैं भी सोच रहा हूँ इस बात तो कोरोना के कैसे कौन सी बीमारी आ गई कि 22 लाख साफ हो गए? भाई ये बात बताइए, कोई महामारी आ गई थी बिहार में जी, क्योंकि सारे लोग पानी में बह गए थे। हाँ। या फिर आप पानी में, एक बार बताइए आप, देखो है तो थोड़ा सा मजाक जैसा लग रहा है लेकिन एक्चुअली मजाक में है नहीं। ये पानी में जो इस बार बाढ़ आई है, वहां पर हर साल आती है बिहार में बाढ़। बिहार में तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग 22 लाख बाढ़ में बह गए। यही तो बात है। ये है। फिर उसके जवाब उनको एक ने, भाई पत्रकारों ने भी कोई कम प्रश्न नहीं पूछे, फिर एक ने ये प्रश्न पूछ ही लिया कि 22 लाख लोग कैसे। तो नहीं ये 20 साल का है, तो 20 साल में कोई भी शुद्धिकरण ही नहीं हुआ। 5 साल पीछे चुनाव होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो 5-5 साल के पीछे होते हैं, और जहां तक है वहां तक लोकसभा और विधानसभा की एक ही वोटर लिस्ट होती है। तो BLO क्या कर रहे थे? BLO तो इन्हीं के थे कि वहाँ घर पे ही बैठे सारी कुछ चला रहे थे। चुनाव आयुक्त ये जो वर्तमान में है हमारे ज्ञानेश्वर कुमार जी मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव आयुक्त हैं। ये तो कुछ और ही रोल निभा रहे हैं। नहीं, शुद्धिकरण नहीं हुआ तो फिर हरियाणा, दिल्ली, है झारखंड चुनाव से पहले SIR वहां क्यों नहीं लाया गया? एक बात बताइए कि ये कहते हैं हमने शुद्धिकरण किया, तो फिर इससे पहले जो चुनाव हुए थे, ये आपका दिल्ली का चुनाव हुआ था, हरियाणा का चुनाव हुआ था, झारखंड का चुनाव हुआ था, ये तो अशुद्धिकरण वाली से हो गया और वो सरकारें सब इनवैलिड हो गई। बिल्कुल, इस हिसाब से इनवैलिड हो जाती है। तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए उनको। बिल्कुल लग जाना चाहिए इस हिसाब से। तो जगमोहन जी, प्राइवेसी पर चुनाव आयोग का बयान
आप कैसे लेंगे? अब इन्होंने हाँ एक और बचकाना ये सीईसी इतनी बचकाना हरकत करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर उनकी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, कौन सी फुटेज देखते हैं, तो वहां पर हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी औरतें जो हैं उनकी प्राइवेसी भंग होगी। भैया मेरे ज्ञानेश कुमार जी, हमारे सीईसी महोदय, ये सीसीटीवी फुटेज होते क्यों हैं? ये सीसीटीवी फुटेज किसके लिए होते हैं? घरों में सीसीटीवी फुटेज क्यों लगते हैं? ये किसी की प्राइवेसी भंग करने के लिए नहीं लग रहे हैं, ये इसलिए लग रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ होती है तो उसको देखने के लिए लग रहे हैं। और ये करेक्ट टाइम है। राहुल गांधी ने कहा है कि चोरी हुई है, अब सीसीटीवी फुटेज ही तो उसे बताएगा, और कौन बताएगा कि चोरी हुई है? हाँ, अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं सीसीटीवी फुटेज वो हम देंगे नहीं, तो सीसीटीवी फुटेज आप नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप चोरी को छुपाना चाह रहे हो? नहीं, अब जैसे वो मांग रहे हैं, राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, तो ये प्रिंट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिया जा रहा? राहुल गांधी को नहीं दे रहे हैं वो। हालांकि अनुराग ठाकुर जब मांगते हैं अनुराग ठाकुर के पास कैसे चला तो उन पर डिजिटल कॉपी आ जाती है। अनुराग ठाकुर पर उन्होंने शपथ पत्र का कोई नहीं, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, अनुराग ठाकुर को नोटिस भेजा उन्होंने, उन पर डिजिटल कॉपी कैसे आ गई? नहीं, जो इसीलिए तो इन पर आरोप लग रहा है। और ऐसे आरोप उन पर देखो एक नहीं लगे हैं। इलेक्शन कमीशन पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव इसके घेरे में है। भाई एक बात बताइए, सीसीटीवी फुटेज से ही तो चंडीगढ़ मेयर में गड़बड़ी हो रही थी, उसका खुलासा और काफी गोदी मीडिया ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आम आदमी पार्टी के सदस्यों को बता दिया था, नाकारा के इन्होंने गड़बड़ी की है, ये की है, वो की है। और जब सीसीटीवी फुटेज आए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सीसीटीवी फुटेज मेन एविडेंस है, उस एविडेंस को वो जांच पड़ताल करें और कहानी खत्म हो जाती। लेकिन वो भाई ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन को मैं आपको बताता हूं, लोकतंत्र का हितैषी कौन है भाई? जो एम्पायर है, मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें एम्पायर ही पक्षपात करने लगे तो वो दूसरी टीम को तो हारना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश कुमार हैं इलेक्शन कमिश्नर, ये बिल्कुल ही गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं और ये बिल्कुल निंदनीय व्यवहार है। आपको क्या लगता है आपको लोग एप्रिसिएट करेंगे? उनको क्या लगता है, उनके दिमाग में क्या लगता है जब वो कोई बात कह रहे थे, नहीं आप जो है इलेक्शन कमीशन वो वोटर्स हैं, इन सारे वोटर्स को आप फर्जी बता रहे हो, ये कर रहे हो। जैसे नेता नहीं बोलते कि आप उनको फर्जी बता रहे हो, ये कर रहे हो। अरे आपसे प्रश्न कुछ और पूछा गया है, आपसे 1 लाख वोटरों के बारे में जो उन्होंने प्रश्न उठाया, हो सकता है वो गलत साबित हो जाए। सीसीटीवी फुटेज ही तो मेन उसका एविडेंस है। और सीसीटीवी फुटेज की मना करते हो। अब सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगी तो आपको देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। फिर क्या करोगे आप? तो ये सारी चीजें नौबत सुप्रीम कोर्ट तक आती नहीं, मामला तो वैसे ही सुलझ जाता। लेकिन लगता था कि ये बातें चल जाएंगी तो चली जाएंगी। नहीं, कहीं चुनाव आयोग संदेह के घेरे में जरूर, संदेह के घेरे में वो खुद अपने आचरणों से आया है। वो चाहता इस मामले को पटापेक्ष, देखो एक विद्वान व्यक्ति जो एक संवैधानिक पीठ पर बैठा हुआ है, वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पटापेक्ष कर सकता था। एक बड़े अधिकारी को ये सारी चीजें हैंडल करनी आती हैं। लेकिन अब से यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं बताने वाला हूँ, ये सारी घटनाक्रम हो क्यों रहे हैं? आपको पता है इसका घटनाक्रम का ये हो क्यों रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति हुई है, ये वहां से घटनाक्रम चालू हुए हैं। भाई ये ज्ञानेश कुमार जी सत्ता पक्ष के बारे में इतना ज्यादा क्यों झुके हुए हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप एक चीज देखिए, अनूप बन्नरवाल केस 2023, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में आपको प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक सीजेआई का पैनल या सीजेआई ये होने चाहिए थे। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा जो सत्ता पक्ष का है, एक विपक्ष का है और तीसरा न्यूट्रल है। तो ये 3 व्यक्ति होंगे। तो सीईसी की नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन सीईसी की नियुक्ति के लिए सरकार ने किया क्या? सीजेआई को हटा अध्यादेश ले आए और उसमें क्या किया उन्होंने? प्रधानमंत्री,
नेता प्रतिपक्ष और एक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मंत्री। तो भाई ये 2-1 का तो पड़ला भारी हो गया। अगर इस आधार से यदि कोई सीईसी नियुक्त होगा तो भैया वो तो एहसान के तले ही काम करेगा। और ज्ञानेश्वर कुमार जो है वे सेम उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इस पूरी समस्या की जड़ नियुक्ति है। भाई नियुक्ति में कोई व्यक्ति क्रेडिट पाकर आएगा तो वो तो एहसान ही चुकाएगा, और वो एहसान चुका रहे हैं। और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। जी जी जी। वर्तमान परिस्थितियां, क्या इलेक्शन कमीशन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है वर्तमान परिस्थितियों में? नहीं, अब तो ये है ही, इसको और क्या साबित करना है, ये तो हो ही गया ना। ये हम जो अभी तक हमने डिस्कस किया है इसमें क्या है, ये सब नेगेटिव भी तो पॉइंट बताएं उनके। ये तो नकारात्मक है ही। भाई लोकतंत्र में इससे पहले भाई अंग्रेजों के शासन में और इनके शासन में क्या अंतर रहा, आप बताइए। अंग्रेज भी तो हमारे यहाँ पर कब्जा जमा के बैठे थे, ऑथराइज्ड नहीं थे ना, कोई वोटिंग पड़ी थी या कोई ये थे, उन्होंने कब्जा जमा लिया था। अब इलेक्शन कमीशन यदि इस तरीके से पक्षपात करेगा तो इस तरीके से सरकार ने भी अपना कब्जा जमा लिया उस तरीके से। जी, अंग्रेजों के जब हम अधीन थे तो सीधी बात है कि हम गुलामी में थे, हमारे मौलिक अधिकार नहीं थे, हमारी बहुत सी चीजें नहीं थी। लेकिन अब तो आजाद भारत में है, अब तो हमारा लोकतंत्र है। नहीं, मौलिक अधिकारों का सबसे बढ़िया देखो, मौलिक अधिकारों का हमारा रक्षा हम कैसे करते हैं, 2 तरीके से। एक तो सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हमें बचाएगा। जी जी जी। और एक हम खुद भी अपने आप में एक पावर होते हैं जब हम सरकार को ही चुनते हैं। सत्ता के, भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है, सत्ता पे सर्वोच्च सीट पर जो बैठा है उसे जनता चुन रही है। और इलेक्शन कमीशन यदि गड़बड़ी करेगा, यदि इलेक्शन कमीशन पक्षपात करेगा तो फिर वो जनता की जो पावर थी जिससे नेता लोग डरते थे, वो कैसे डरेंगे? सत्ता निरंकुश हो जाएगी। जिस तरीके से अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, उस तरीके से अगर प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी यदि वहां पर नहीं पहुंचेगा या फिर वोटरों की धांधली करके लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वो तो लोक मत से चुने ही नहीं गए। जी जी। वो तो तिगाड़बाजी से या फिर इस तरीके से चुने हैं। तो इस तरीके से तो हमारा जो लोकतंत्र है वो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, जैसा मैंने प्रधानमंत्री जी लोकचंद्री तो कहते हैं। जी 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 जी। जैसा मैंने अभी प्रश्न उठा दिया था कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या इलेक्शन कमीशन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, तो कई घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं जगमोहन जी, पहले भी, जो वास्तव में संदेह के घेरे में लाते हैं। इससे पहले भी। जी 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 जी। जैसे चंडीगढ़ वाला मैंने आपको बताया। जी जी जी, चंडीगढ़ वाला आया, वोटिंग से 10 दिन बाद वोटिंग प्रतिशत की बिल्कुल सही बात, टोटल निकालना। वोटिंग से 10 दिन बाद लोकसभा चुनाव में आपने देखा था। जी 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 जी। वोटिंग के शाम को ही सारा डेटा उपलब्ध हो जाता है। जी 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 जी। आप दूसरे दिन भी कर सकते हो। जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 10-10 दिन बाद या 12-12 दिन बाद यदि आप वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाते हो तो ये आप क्या संदेश दे रहे हो पब्लिक में? जी, संदेश तो साफ जा रहा है, जनता भी समझ रही है। जब सब समझते हैं, समझ रही है, लेकिन जनता क्यों चुप बैठी है? अब ये नहीं, कल जो है जो ज्ञानेश्वर कुमार ने जो मीटिंग की थी, एक बार तो उन्होंने इस तरीके से कुछ बातें राजनीतिक करी जैसे कि पब्लिक ताली बजाएगी, ताली बजाएगी, लेकिन वहां पर भी विद्वान लोग बैठे थे, किसी ने ताली नहीं बजाई। तो ये जब बिहेव इस तरीके से हो रहा है उनका, जी जी जी, हाँ, तो फिर क्या किया जाए बताओ? इनमें से एक और चीज आती है, हेट स्पीच। हेट स्पीच के बारे में बीच बीच में हेट स्पीच देते हैं जी। अब हेट स्पीच पे तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। भाई ये नेता काम तो करते नहीं है जी, सही तरीके से करना चाहिए, वो काम तो करते नहीं है। अब इलेक्शन के टाइम पे आके कुछ इस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं, कुछ ओवैसी अपनी तरफ से कुछ बोल देते हैं, इधर से बीजेपी के लोग कुछ बोल देते हैं, और फिर वो ध्रुवीकरण एक साथ होने लग जाता है। इलेक्शन कमीशन खाली पिछले कुछ समय से इलेक्शन कमीशन ने किसी को कोई झटका दिया है? बहुत बड़े बड़े बयान ऐसे दिए गए। विपक्ष को तो दिया, विपक्ष को तो दे देते हैं, विपक्ष को तो दे दिया था कि 48 घंटे आप सभा नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। हाँ, तो ये लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ जाने क्यों झुकाव बना रहता है? तो पहली वाली बात आपकी लागू हो जाती है कि शायद एहसान तले नियुक्ति का एहसान इस तरीके से भी चुकाया जा रहा हो। एक दिल्ली चुनावों में पैसा बांटने का खुलकर वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, ये और वाला है।
देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन पर पूर्ण रूप से क्वेश्चन उठाती हैं। जैसे दिल्ली इलेक्शन हुआ था अभी विधानसभा चुनाव, जी 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 जी, जो आपने याद दिलवा दिया मुझे। आप एक बात बताइए, दिल्ली इलेक्शन हुआ था, दिल्ली इलेक्शन में परवेश वर्मा ने जबरदस्त तरीके से पैसे बांटे थे जी, और ऑफ कैमरा नहीं ऑन कैमरा और वायरल हुए थे वीडियो। और जब ये सारी चीजें प्रकरण हो रहा था और आम आदमी पार्टी ने जब हो हल्ला किया तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है नहीं हमें तो सबूत तो दो, सबूत दो। इससे ज्यादा सबूत क्या है भाई? बच्चा जब उस वीडियो को देख रहा है, मोबाइल में जब फुटेज घूम रही है, हाँ, अब सबूत कहाँ से लाए तुम्हारे लिए? अब ये बताइए क्या किया जाए? अब ये धृतराष्ट्र को, भाई एक बार बताइए, महाभारत में धृतराष्ट्र क्या करता था? उसके लिए दिव्य शक्ति प्रदान की थी, दिव्य चक्षु प्रदान किए गए थे, है ना? तो अब इनके लिए अब क्या किया जाए? इनको दिखाई नहीं देता है जो चीज वायरल हो गई है? नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर दिखाई देता तो मेयर जो चंडीगढ़ वाले में मेयर चुनाव में हुआ था उसमें भी कोई न कोई अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अगर निष्पक्षता हो। तो जगमोहन जी यहीं पर हम विराम लेते हैं। हाँ, और ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें लोगों को समझ में आनी चाहिए, लोगों की समझ में आनी चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र मजबूत हो। जीवित हो। कोई देखो आज ये है, कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे हैं, कभी कांग्रेस आ जाती है आगे, सत्ता में आ जाती है, जी, तो वो भी जब ऐसा करेगी तो उसके समर्थक खुश होंगे, दूसरे नाराज होंगे? जी। किसी के समर्थक या विपक्ष एक दूसरे के समर्थक होने से या विरोधी में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज ये है, ये कह रहे हैं कि जैसा ये कर रहे हैं, अगर कभी विपक्ष आएगा, हाँ, तो एक लीक बन जाएगी। हाँ, वो लीक बन जाएगी, जो तुमने किया वही हम करेंगे। बिल्कुल, ये लीक ही नहीं पड़नी चाहिए, लीक नहीं पड़नी चाहिए भाई। हो सकता है कि आगे जाके जब कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस के खिलाफ जब हमें कोई बात बोलनी हो जी, तो हम उसको हराना चाह रहे हो और वो हार ही नहीं रही हो, जी। भाई वो भी तो इस तरीके से इलेक्शन, भाई नियुक्ति पर वो भी ऐसे नियुक्त करेंगे जैसे इन्होंने किया है। तो ये चीजें ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। हाँ, और ये जनता को समझ लेना चाहिए। जी। देखो कोई उसके समर्थक हो अथवा ना हो, लेकिन ये उन लोगों को समझनी चाहिए कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। जी। अगर चुनावी भरोसे के घेरे में न हो तो लोकतंत्र की सांसें टूटने लगती हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को कैसे लेता है और कैसे इसका समाधान करती है और जनता इसे किस तरीके से लेती है। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं सभी दर्शकों से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ मेरा सप्रेम नमस्कार।